आज मैं राम मंदिर के बारे में एक बड़ा खुलासा करूंगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, चोरी का पता कैसे लगा, कुल कितना पैसा चुराया गया, हीरों के हार, सोने के मुकुट, चांदी की खड़ाऊं, चांदी की ईंटें कहां हैं। आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वो एक्सक्लूसिव है, पक्की है, इसके सबूत मौजूद हैं। यह कहानी जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं आपको उस कमरे के बारे में बताता हूं जहां दान पात्र खोले जाते थे। उनमें भरे नोट टेबल पर उल्टे जाते थे। इस कमरे में 4 टेबल्स लगी हुई हैं। एक मेन टेबल है जहां गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं जिस पर बैठकर नोट गिनकर बंडल बनाए जाते थे और यहीं चोरी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग होते थे। किसी की फ्रिस्किंग नहीं होती थी। लोग डबल जेबों वाली शर्ट पैंट पहनकर आते थे। चढ़ावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर होती थी। लोग खाने पीने की चीजें काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हर रोज किसी एक की बारी होती थी। कोई 1000 रुपए के समोसे मंगाता था तो कोई अगले दिन सबके लिए 800 रुपए की कचौड़ियां। पैसे चुरा चुरा कर सब अमीर बन चुके थे। पहले दिन से इन्होंने किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं किया। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पर पाबंदी और बीच बीच में बाहर जाने पर रोक, हर रूल को तोड़ा। नियम तोड़ने की शुरुआत उस सुभाष श्रीवास्तव ने की जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। पहले दिन काउंटिंग सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुभाष श्रीवास्तव की फ्रिस्किंग की तो वो फैल गया, बिफर गया, शोर मचाने लगा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम पर कोई संदेह कैसे कर सकता है। तो चंपत राय ने नियम बदल दिया। आदेश दिया गया कि अब रोज रोज आते जाते समय तलाशी नहीं होगी, कभी कभी रैंडम फ्रिस्किंग होगी। यह बड़ा खतरनाक काम था। अयोध्या की पुलिस का काम था फ्रिस्किंग करना, पर उसे तो काउंटिंग रूम के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस को पूरे परिसर के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे, पर जहां नोटों की काउंटिंग होनी थी उस कमरे की फुटेज पुलिस के कंट्रोल रूम को अवेलेबल नहीं कराई जाती थी। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। काउंटिंग करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। काउंटिंग करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे, टिन्नू यादव के करीबी थे। निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी अनिल मिश्रा के आदमी थे। सबने सोचा जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी और जब जब मौका लगता था गिनते गिनते नोटों की गड्डियां धीरे धीरे कभी पैंट की जेब में खिसका लेते थे, कभी जूते की जुराबों में छुपा लेते थे और कभी पैंट में पीछे की तरफ डाल लेते। इन सब के प्रूफ हैं, सबूत हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहां सीसीटीवी कैमरों में ये सारी हरकतें कैद हो रही थी। अब सवाल है कि इस चोरी का सच सामने आया कैसे? जब सब आपस में मिले हुए तो बताया किसने? असल में जून के पहले हफ्ते में इनमें से एक व्यक्ति ने चंपत राय से शिकायत की कि दान के नोट चुराकर लोग जेबों में गड्डियां भर रहे हैं। चंपत राय ने मंदिर में काम करने वाले आर्मी के कुछ फॉर्मर ऑफिसर से सलाह की और तय किया कि अचानक फ्रिस्किंग कर लेनी चाहिए। लेकिन चोर काफी चतुर चालाक थे। उनके जासूस हर जगह फैले हुए थे। उन तक ये खबर पहुंच गई थी कि आज फ्रिस्किंग होने वाली है। बाहर जाने से पहले सब एक एक करके बाथरूम में गए और चुराए गए पैसे वहां थैलों में छुपा दिए। फ्रिस्किंग हुई, किसी के पास से कुछ नहीं निकला। जब शिकायत करने वालों को डांट पड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ।
उसने तो अपनी आंखों से कई बार लोगों को नोटों की गड्डियां जेबों में भरते देखा था, वो कैसे मान लेता। फिर अचानक सफाई करने वाले कर्मचारी ने काउंटिंग के रूम से जुड़े बाथरूम से नोटों की गड्डियां बरामद की। जब उसने बताया तो राज खुला। चंपत राय ने सीसीटीवी फुटेज देखा और सीसीटीवी फुटेज काफी था, आसान नहीं था उसमें से ढूंढना, लेकिन कुछ लोगों ने कई बार सीसीटीवी को कवर करने की कोशिश की। पहले यह नजर आया और फिर 2-4 लोग नोट जेबों में भरते भी दिखाई दिए। चंपत राय सन्नाटे में आ गए। ये तो उनके अपने लोग थे। वो प्राइवेट सिक्योरिटी वालों को लेकर उनके घर पहुंचे जिन्हें उन्होंने चोरी करते देखा था। दिन भर की मशक्कत के बाद काउंटिंग करने वालों के घरों से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए। इनमें 1100 यूएस डॉलर्स भी शामिल थे। बाद में करीब 20 लाख रुपए इन लोगों के बैंक अकाउंट से भी मिले। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए की रिकवरी अब तक हो चुकी है। चंपत राय नाराज भी थे, परेशान भी थे और हताश भी, पर वो अपने लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा इन लोगों ने गलती तो की है, लेकिन अगर पुलिस में केस कर दिया तो इन लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने ही लोग हैं, पैसा मिल गया, अब इन लोगों को माफ कर देना चाहिए, उन्हें यहां से हटाकर कहीं दूसरे काम में लगा देना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, बात पब्लिक हो चुकी थी, प्रेशर बढ़ने लगा था। चंपत राय इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की मांग करने के लिए तैयार हो गए। एसआईटी ने सारे सबूत इकट्ठा किए, 5 दिन जान लगा दी। सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव को कन्फ्रंट किया, थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी। करीब 70 लोगों को इंटरोगेट किया और जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो एसआईटी के लोग भी चौंक गए। सारा सच सामने था। फिर टीवी पर खबरें आने लगी कि हीरे मोती के हार गायब हैं। राम भक्त राजू मनवानी ने कहा कि उन्होंने सिंधी समाज की तरफ से चांदी की 200 ईंटें दान में दी थी, वो कहां गई। ऑल इंडिया बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने कहा कि उन्होंने चांदी का दीपक भगवान रामलला के दान किया था। राम मंदिर के लिए लोगों से चांदी इकट्ठी की थी, उसकी ईंटें बनाकर चंपत राय को सौंपी थी। कहां है। इसी तरह एक और भक्त अनीता भारद्वाज ने चांदी के काक भुषुंडी दान किए थे। हैदराबाद के राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री ने भी चांदी की चरण पादुकाएं, चांदी की ईंटें और गोल्ड प्लेटेड चांदी का धनुष दान में दिया था। देखिए, दान पात्र का जो ओपनिंग डोर है वो बहुत छोटा होता है, उसमें से सिर्फ नोट डाले जा सकते हैं या हल्की चीजें। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें थी, ये सारी वस्तुएं दान पात्र में नहीं थी, ये चीजें बाय हैंड डिलीवर की गई थी। राम मंदिर में दान के लिए कई सारे काउंटर हैं जिन पर इस तरह के आभूषण, इस तरह के उपहार दिए जा सकते हैं, लेकिन ये चीजें काउंटिंग रूम तक नहीं पहुंची और चोर तो काउंटिंग रूम में थे। तो फिर ये चीजें कहां गई। जब तलाशी हुई तो एसआईटी ने इन्हें ढूंढकर निकाला। ये सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी चंपत राय के कमरे में सुरक्षित मिले। उन्होंने इन्हें संभाल कर रखा था, इनका पूरा हिसाब किताब लिख कर रखा था, पर वो इतने हैरान थे, परेशान थे। उनकी उम्र भी काफी है, इसलिए जब उनसे पूछा गया तो उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि कौन से जवाहरात कहां रखे गए हैं। लूट में रिकवर किए गए 80 लाख रुपए भी चंपत राय ने संभाल कर तिजोरी में रख दिए थे। इन नोटों के साथ उन सब लोगों को कन्फेशन भी मिले जिन्होंने दान पात्र से रुपए चुराए थे। सबने स्वीकार किया। अब सवाल है कि अगर हीरे जवाहरात, आभूषण, खड़ाऊ सुरक्षित हैं तो काउंटिंग रूप से कितने की चोरी हुई। मेरी जानकारी है कि रुपए चोरी करने की शुरुआत कुंभ मेले के दौरान हुई, जब भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर आने लगे। ऑन एन एवरेज रोज 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई। कोई कोई दिन ऐसा होता था जब काउंटिंग में कुछ हजार रुपए ही गिने जाते थे। अब यह कैसे होता था, इसकी जांच की गई तो पता चला ये वो दिन थे जब सिर्फ सिक्के गिने जाते थे।
हिसाब लगाने वालों का अंदाजा है कि जब 4 जून को यह मामला खुला तब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब किए गए। लेकिन यह सिर्फ एक एस्टिमेट है। यह काम इतने लंबे समय तक चला और इसलिए चल पाया कि निगरानी करने वाले भी मिले हुए थे। सोने चांदी के जवाहरात, इन सब की वैल्यूएशन का काम मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाना था। मिंट के लोग करीब 1.5 महीने मंदिर परिसर में रहे भी। उन्होंने कुछ चांदी गलाने का काम भी किया, वैल्यूएशन भी किया, पर चंपत राय को रास नहीं आया। चंपत राय ने कहा कि मिंट के लोगों पर होने वाला खर्चा बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतने सोना चांदी के जवाहरात होते नहीं हैं, इसलिए इनके मंदिर परिसर में होने की जरूरत ही नहीं है। असल में वो राम मंदिर में अपने अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहते थे, न मिंट को, न पुलिस को, न बैंक अफसरों को, न किसी सीईओ को। आरएसएस की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से करीब 1.5 साल तक चंपत राय से बार बार सिस्टम बनाने के कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए कहा गया, पर वो एडमेंट थे। अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, उन्हें सिस्टम बनाने के लिए सख्ती से कहना चाहिए था, और उन्हें इस बात का एहसास है कि किसी ने चंपत राय से यह कहने का साहस नहीं किया, करना चाहिए था। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चंपत राय इस मंदिर के सर्वे सर्वा बनकर बैठे हैं। चंपत राय का मंदिर पर एक छत्र राज है। वो इसलिए बना रहा क्योंकि ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर बहुत उम्रदराज हैं, बूढ़े हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर हैं एडवोकेट के पराशरन। पराशरन 99 ईयर्स के हैं। उन्होंने राम मंदिर विवाद का पूरा मुकदमा लड़ा। उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। ट्रस्ट जिस पते पर रजिस्टर्ड है वो पराशरन का घर है। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो चल फिर नहीं पाते, इसलिए आमतौर पर ट्रस्ट की मीटिंग पे हिस्सा ले पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं ले पाते हैं। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, वो भी बहुत आदरणीय है, प्रतिष्ठित हैं। उनकी उम्र 88 साल की है। नृत्य गोपाल दास जी अयोध्या में ही रहते हैं, लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए ट्रस्ट के काम में उनका कोई दखल नहीं है। वो एक तरह से सेरेमोनियल प्रेसिडेंट हैं। 91 साल के स्वामी परमानंद जी महाराज भी ट्रस्ट के मेंबर हैं। स्वामी परमानंद जी मां मंडलेश्वर हैं, हरिद्वार में रहते हैं। उम्र उनकी भी काफी है, इसलिए वो रोजमर्रा के ट्रस्ट के काम के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, निगरानी करना उनके लिए संभव नहीं है। ट्रस्ट के एक और मेंबर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज में रहते हैं। स्वामी वासुदेवानंद जी की उम्र भी 80 साल से ज्यादा है, इसलिए वो भी नियमित रूप से अयोध्या में ट्रस्ट की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते। कर्नाटक के पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, ये महाराज भी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। उडुपी में रहते हैं और वो भी रेगुलरली ट्रस्ट की मीटिंग्स में नहीं आ पाते। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, लेकिन वो ज्यादातर पुणे में रहते हैं। किसी बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए ही अयोध्या आते हैं। अनिल मिश्रा गोविंद गिरी महाराज के विश्वास पात्र थे, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के फाइनेंशियल कामों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी। इन सब के अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्मोही अखाड़े के संत स्वामी दीनेन्द्र दास जी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। ये तीनों अयोध्या में ही रहते हैं, लेकिन स्वामी दीनेन्द्र दास जी भी अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट का सारा काम संभालते रहे, जो चाहे फैसले करते रहे, जब चाहे जैसे नियम बदलते रहे। आज दीनेन्द्र दास जी ने कहा कि वो ट्रस्ट की मीटिंग पे जाते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, जो चंपत राय बता देते हैं उस पर वो सहमति जताते रहे। कभी मीटिंग होती है उसके हफ्ता 10 दिन पहले चंपत राय जी व्हाट्सएप भेज देते थे या
पेपर आ जाता था। फैसले ट्रस्ट में कौन लेता था? चर्चा होती थी या चंपत राय अकेले फैसले लेते थे? चंपत राय पे सबको सूचना मिल जाती थी, जब सब लोग हाँ बोलते थे वो हाँ मान लिया जाता था, सबको संतुष्ट बना के काम चलता था। अब एक बात तो साफ है कि ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय की ही चलती थी। जो चाहते थे, जितना चाहते थे, जैसा चाहते थे, उतनी जानकारी ट्रस्ट की मीटिंग में शेयर करते थे। जैसे चाहे नियमों में बदलाव कर देते थे। इसीलिए चढ़ावे की लूट करने वालों को खुली छूट मिली। अब पुलिस महापाप करने वालों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। आज फैजाबाद पुलिस अदालत से परमिशन लेकर जेल में गई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आशुतोष तिवारी ने जेल में ही अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अविनाश शुक्ला के खातों की पड़ताल के बाद आज पुलिस ने जेल में उससे सवाल पूछे। दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि प्रशासन ने अयोध्या के रेडियो ऑपरेशन ऑफिसर अर्जुन देव का ट्रांसफर कर दिया। अर्जुन देव पिछले 17 साल से अयोध्या में ही पोस्टेड था। राम मंदिर कैंपस में लगे सभी 1600 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पर निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव की थी। 17 साल में कई बार अर्जुन देव का ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार उसने अप्रोच लगाई, उसका ट्रांसफर हो जाता था। पता यह भी लगा कि अर्जुन देव और टिन्नू यादव अच्छे दोस्त थे, हाथों में हाथ डालकर घूमते थे और दोनों के दोनों चंपत राय के करीबी थे। इसलिए राम मंदिर परिसर में अर्जुन देव का रोल बढ़ता गया। चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने अर्जुन देव से भी पूछताछ की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने, प्रशासन ने राम मंदिर की सुरक्षा और परिसर में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखने के पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर के चारों तरफ 15 फीट ऊंची 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनवाई गई। थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉच टावर बनाए गए। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर 1600 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। इनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, फेस रिकॉग्निशन कैमरे और पोर्टल जूमिंग कैमरे भी शामिल हैं। सब कुछ हाईटेक है। इन कैमरों की नजर से न कोई व्यक्ति बच सकता था, न कोई संदिग्ध गतिविधि छुप सकती थी। लेकिन यह सब तब होता जब सिस्टम काम करता। जिस शख्स पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, जब वही चढ़ावा चोरी के आरोपी का दोस्त निकला तो चोरी कैसे पकड़ में आती। हालांकि शुरुआती जांच के बाद आज अर्जुन देव के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया। अब अर्जुन देव को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है। इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो राम भक्तों को आहत करने वाले हैं। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने आज कहा कि भगवान से ही छल करने वालों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, लेकिन अब ऐसा पाप न हो, इसके लिए जरूरी है कि मंदिर में जांच परख कर ही लोगों को सेवा में रखा जाए। राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए।